नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जुमाती पे अब हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय संघ के 100वीं सालगिरह पर श्रृंखला शुरू कर रहे हैं संवाद का। ये सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सतर्दी कॉलेज के डॉक्टर स्वदेश सिंह हैं और इनसे जानना चाहेंगे, इनका बड़ा प्रभाव है संघ में और भारतीय युवा मोर्चा में। स्वागत है स्वदेश जी आपका। नमस्कार। स्वदेश जी, शुरुआत करते हैं आपका राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के प्रति व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है, कब शुरू हुए, क्या कैसे? जी, जैसा कि व्यक्तिगत जहाँ तक अनुभव और आपने कहा जो प्रभाव नहीं है, हम लोग सब लोग संघ से सीखने वाले और उससे ही समझ के चलने वाले लोग हैं और संघ के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी संघ की रही। पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे और आपातकाल जो रहा उसमें जेल में रहे और उसमें ही जो सबसे छोटा स्वयंसेवक थे उनका नाम स्वदेश था। उसके 3-4 साल बाद मैं पैदा हुआ, जब वो जेल से बाहर आए तो उसके आधार पर उन्होंने मेरा नाम स्वदेश रख दिया। तो मेरा तो नाम भी उसी किसी विचार श्रृंखला का हिस्सा है और स्वदेशी एक बड़ा विचार भी है। तो तब से लेके अब तक वो जुड़ाव बना हुआ है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन परिवार का मेरा, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो संघ की शाखा पे जाना हुआ। छोटे से शिशु मंदिर में हम लोगों ने पढ़ाई की, शाखा पे जाना होते रहता था बचपन पे। थोड़े और बड़े हुए, जब हायर एजुकेशन में आए तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में, बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे वैसे तो वामपंथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन हम लोग वहाँ भी भगवा लहराया करते थे संघ की शाखा के माध्यम से और विद्यार्थी परिषद का काम करते करते। तो जैसे जैसे अपना उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, विकास होता गया, आयु में, समझ में, संघ को और समझने का, जानने का मौका मिला कि जो संघ की शाखा पे जो खेल होते थे, पहले हमारे लिए वो खेल होते थे कि कमज़ोर कड़ी कौन या मैं शिवाजी, ऐसे बहुत सारे खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की बात हुई, संगठन की बात हुई, समझ की बात हुई, किसी बच्चे की बढ़ाना। तो वो सारी चीज़ें भी समझ में आती गई। बाद में उसका लिटरेचर पढ़ा। और ये सिर्फ मेरी विचार यात्रा नहीं है, संगठन यात्रा, ये हर उस स्वयंसेवक की होती है जो अपने बचपन में शाखा जाता है, बाद में कुछ व्यवसाय करता है, अध्ययन करता है, तो उसका भी अपनी समझ बढ़ती चली जाती है संघ के प्रति, संघ के माध्यम से संगठन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इस पूरी सृष्टि के प्रति, और कैसे एकाकार होते हैं। ये सारी बात वहाँ पे संघ की शाखा में जो प्रार्थना होती है या शिशु मंदिर में जो बात होती है, वहाँ से वो सीखते सीखते बड़ा होता है और इसी में समाहित हो जाता है। अपना पारिवारिक और जो सामाजिक काम होता है साथ में, सांगठनिक काम हर वो स्वयंसेवक करते रहता है। ये दर्शकों का आपके बारे में आपसे ही मैंने इसलिए कहवाया डॉक्टर साहब कि लोग समझें कि आप 2014 के बाद से ध्वजवाहक नहीं है, आपके डीएनए में ये बातें बैठी पड़ी हैं और आप वहां से चले आ रहे हैं, आपके रग रग में संघ है। तो ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं संघ एक छद्म है, उसके जो है प्रकल्प हैं, कई प्रकल्प हैं, पता नहीं लगता है संघ कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो क्या है, काम क्या है दरअसल संघ का? अगर लोग जो मानते हैं छद्म है, संघ की शाखा में दिखता है सुबह में और फिर कहीं नहीं दिखता है, तो ये क्या है, कैसे आप नहीं, जो परम पूजनीय जो डॉक्टर हेडगेवार थे, आद्य संचालक कहते हैं हम लोग, उन्होंने कहा कि कोई अलग से संगठन नहीं बनाना है हिंदू समाज में, हिंदू समाज का संगठन करना है और संघ का ये काम है। तो ये तो अब बहुत अच्छी किताब आई संघ के, अभी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है सुनील अम्बेकर जी, उसमें वो किताब पढ़नी चाहिए लोगों को कि जो 21st सेंचुरी में आरएसएस कैसा होगा। तो उन्होंने कहा जैसे दूध में चीनी मिल जाती है और वो दिखती नहीं है लेकिन मिठास बढ़ाती है, संघ को वैसे ही समाज में समाहित हो जाना है, ये उसका अल्टीमेट लक्ष्य है। कोई अलग से संगठन जैसा ऐसा दिखे नहीं। इसीलिए आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो अपना बारे में भी बताएंगे संघ से किस तरह जुड़े, नहीं तो उनके चाचा जी जुड़े होंगे, ताऊ जी जुड़े होंगे, परिवार का कोई सदस्य जुड़ा होगा और उस वैल्यू सिस्टम से कहीं न कहीं वो जुड़े होंगे, उसके नाते वो संपर्क में आए होंगे। ये तो संघ की सांगठनिक समझ, जो मेरी जितनी समझ है उतना ही बता पाऊंगा। दूसरा जो है, जो लक्ष्य, वो सिर्फ इतना है कि व्यक्ति निर्माण, जो संघ की शाखा पे सुबह 1 घंटे आप जो काम सीखते हैं, जैसे मैं बता रहा था बचपन में हम लोग खेलों के माध्यम से, बाद में बौद्धिक गतिविधि, शारीरिक गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं, वो आपके 23 अगले जो घंटे होते हैं उसमें वो प्रकटीकरण हो, वो दिखे, आपके आचरण में दिखे, आपके व्यवहार में दिखे। आप कहीं काम करते हैं ऑफिस में या अपना व्यवसाय करते हैं, वहाँ पे भी वो आचरण में दिखे। इसके लिए वो 1 घंटे तैयारी होती है और वो एक एक व्यक्ति से, जब व्यक्ति निर्माण होगा तो उसी से राष्ट्र का निर्माण होगा। इसकी बात भी संघ करता है। तो व्यक्ति का निर्माण करना है, मैन मेकिंग, और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, राष्ट्र का पुनर्निर्माण इसलिए कहा क्योंकि ऐसा मानना है कि ये जो देश है, भारत है,
जिसे विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्यश्च दक्षिणम वर्षतत् भारतम नाम भारतीय संतति, यानी कि जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है उस देश का नाम भारत है। और संबंध भी स्थापित कर दिया कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस धरती की संतान है। भारत माता का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है कि हम लोग संतति हैं। तब इसके वैभव के लिए कुछ करना, परम वैभव को पहुंचाने के लिए संघ की जो प्रार्थना है उसमें भी अंतिम यही लाइन है, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, अपने राष्ट्र के परम वैभव के लिए काम करना। तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण क्यों करना है यहाँ पे, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस किया 2 बार, क्योंकि यहीं से 3 विचारधारा का फर्क हो जाता है। एक विचारधारा है जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसने बोला नेशन इन मेकिंग, कि 15 अगस्त 1947 14-15 अगस्त 1947 की रात को जब ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पंडित नेहरू ने किया एक नियति के साथ संधि, तो उनका मानना था कि उस दिन से दैट इज 0 ईयर ऑफ इंडिया। वो 0 ईयर है नहीं कि भारत का अब हम निर्माण करेंगे क्या, यानी कि उससे 14 अगस्त को 13 अगस्त को या 50 साल पहले 100 साल पहले भारत नहीं था क्या, भारत का विचार नहीं था क्या, यहाँ की मेधा नहीं थी क्या। तो वो एक विचार पूरा निकल के आया, इसीलिए वो एक अलग विचार नेहरूवियन लिबरल जो विचार है वहाँ से निकलता है। दूसरा विचार है कम्युनिस्ट का विचार, जो भारत को एक नेशनैलिटी ही नहीं मानते, एक नेशन मानते नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ 16 नेशनैलिटीज़ हैं कम से कम, जो अलग अलग भाषा, उनको लगता है कि जो अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अलग अलग राष्ट्रीयता, ये पश्चिम से उधार लिया हुआ विचार है। जहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में हुई, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो भौगोलिक इकाइयाँ थी वो अलग अलग नेशन स्टेट बन गई। लेकिन भारत एक अलग आइडिया है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, आइडिया ऑफ भारत है। यहाँ जो राष्ट्र का सिद्धांत भी है वो जो पश्चिम का नेशन का सिद्धांत है उससे बहुत फर्क है। तो चूंकि हजारों साल पहले 2000, 3000, 4000, 5000 साल पहले जो रक्षा सूत्र मैंने अभी बांध रखा है, वही बोलते हुए गंगा के तट पे, कावेरी के तट पे दान इंद्रो बलि राजा बोलते हुए ऋषि उसी प्रकार से संबोधन करता होगा। तो यानी कि वो जो सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी है, यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया जो है लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन इन कॉन्टिन्यूटी है। इस मेसोपोटामिया भी रही, इंका माया भी रही, ग्रीक भी रही, लेकिन वो मिट गए, चीन को क्यों भारत खत्म हो गया। हाँ, चीन भी है 2000। हाँ, देखिए चीन में जो बुद्धिज्म गया वो सारा का सारा यहाँ से बहुत कुछ वहाँ पे गया हुआ आइडिया भी है, और उसके बाद ही वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फिर बहुत चर्चा हो जाएगी कि तिब्बत चीन का कितनी बड़ी इकाई है, तीसरा पहलू आप बता रहे थे इसलिए मैं दिया, तीसरा पहलू कौन सा बता रहे थे? जी। तो जो राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है कि ग्लोरियस सिविलाइजेशन ये रही है, और फिर से हमारे यानी कि वहाँ से प्रेरणा लेना है। किसी युवा को, किशोर को आप बता सकते हैं चाणक्य के बारे में, यहाँ पे कालिदास के बारे में, वारामिहिर के बारे में, पतंजलि योग सूत्र के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में। ये सब चीज़ें 3000, 4000, 5000 साल पहले ऐसे जो सिविलाइजेशन रही, अभी हमने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को ठीक से डिसाइफर किया नहीं है कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पे था। जब वो पता चलेगा तो कितना कुछ निकल के आएगा। सोनौली में रथ निकल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी साइट्स पता चल रही हैं हम लोग हड़प्पा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके लिए काम करना, उसके लिए जो इंस्पिरेशन चाहिए होती है वो इंस्पिरेशन देने का काम संघ करता है। आप जब लगातार बता रहे थे भारतीय वांग्मय के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहे थे, आपसे एक पहलू छूट रहा था, मैं फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ। एक दृष्टा के नाते मैं कह रहा हूँ कि आप जेंडर पे कोई बात नहीं कर रहे थे। आप जितने भी महर्षियों का नाम ले रहे थे, किसी विदुषी महिला का नाम नहीं लिया आपने। और ये संघ के अंदर लगातार ये अभाव दिखता है, मैन मेकिंग, नॉट जेंडर में। जेंडर में मैन और वुमेन अलग अलग है, वो आप ये चीज संघ लगातार लैक करता है। जब भारत की महिला क्रिकेट टीम विश्व विजयी है, और तमाम लोग आज की तारीख में जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, जहां कहते हैं कि पूरी तरीके से आर्मी में महिलाएं कैसे आए, बाकी जगह कैसे आए, पुलिस में कैसे बहाली हो, हम कहीं काफी हद तक पीछे छूट गए। इस बात को कैसे परिपोषित कर रहा है संघ? क्या 100 साल में इस कमी को महसूस किया है उसने? नहीं, अगर देखा जाए, जो आपने मैन मेकिंग की बात की वो तो शब्दावली की बात है, व्यक्ति निर्माण है। व्यक्ति और मतलब आदमी और महिला, औरत होता है, पुरुष और महिला होती है। तो व्यक्ति यानी ह्यूमन बीइंग जो हम कहते हैं, ऋषि मुनियों का वारामिहिर तक आपने नाम गिना। हाँ, तो वो भी उसमें भी। तो जब हम वेदों की बात करते हैं तो मैंने तो संघ की शाखा पे ही जाना कि जो विवाह सूत्र होता है, तो सूर्य सावित्री, उन्होंने ही 29 ऋषिकाएं थी जिन्होंने, जो आज भी जो शादियां करते हैं, जो फेरे लिए जाते हैं, जो सूत्र बोले जाते हैं, वो उन्होंने रचा है। जो गार्गी, मैत्री, अपाला की अगर कहानियां मैंने सुनी है, सबसे पहले तो शिशु मंदिर और संघ की शाखा भी सुनी। मैं जेएनयू से पढ़ाई किया है, मैंने आईएमसी से पढ़ाई किया है, मैंने कहीं पे कोई चर्चा कभी रही नहीं। उनकी समंदर बवार से शुरू होता है, जो कि उनका 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी से पीछे कहीं उनका डिस्कोर्स जाता नहीं है।
तो वो बंधु डिस्कोर्स भी अगर मैंने कहीं मैं जाना है वही तो संघ आप की ही की स्थापना बात पे कर जाना रहा है। हूँ, कहाँ है अब नहीं वो नहीं। अब दूसरा आ जाते हैं सांगठनिक स्तर पे, तो 1925 में संघ की स्थापना होती है और 1936 से मात्र 11 वर्ष बाद राष्ट्रीय सेविका समिति हो जाती है। लेकिन जो कुछ लोग चर्चा करते हैं कि संघ की शाखाओं पे महिलाएं क्यों नहीं जाती, तो इंडिया की क्रिकेट टीम में भी पुरुष नहीं खेल रहे थे महिला क्रिकेट टीम में, या पुरुष क्रिकेट टीम अलग है, महिला की क्रिकेट टीम अलग है। तो राष्ट्रीय सेविका समिति जो संघ का ही अनुषांगिक संगठन है, वो पूरा अपना काम करता है, उससे भी लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उसके भी अपने वर्ग होते हैं, उसमें सब लोग शामिल होते हैं। और अभी जो संघ का जो वार्षिक मीटिंग होता है उसमें वो भी अपना प्रतिवेदन देते हैं। और ऐसे सारे संगठन, चाहे विद्यार्थी परिषद कैंपस में काम करता है, अभी विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू में चुनाव लड़ा, हमारी जो कैंडिडेट थी क्या कहते हैं उसमें महिला भी थी, लास्ट ईयर प्रेसिडेंट भी थी। तो सारे लोग हर जगह पे हर जगह सही प्रतिनिधित्व रहता है, तो उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। जेंडर का जो डिस्कोर्स, और संघ कोई अलग से विचार नहीं देता है। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो भारतीय मनीषा है, जो भारतीय चिंतन है, उसी से प्रेरणा लेके संघ भी अपने विचार रखता है। जो महिला के बारे में, जो किसी के बारे में भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन रहा होगा, उसको इस दौर में कहने का काम सबका है, तो संघ का भी है। बहुत से लोग नहीं कहते हैं, बहुत से लोग पश्चिम पे आश्रित हो जाते हैं, तो ऐसा संघ ये भी नहीं मना करता कि पश्चिम की बातें मत समझो, मत सुनो, मत देखो, उसको भी समझो। अब भारत में भी अगर कुछ हुआ है, शक्ति का कॉन्सेप्ट है, दुर्गा जी जिसे हम कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट वेस्ट में कहीं है क्या, इस्लाम में कहीं है क्या? एक बार फिर से मैं कहूँ कि ये रिफ्लेक्ट संघ में नहीं होता है। कहते हैं प्रचारक वही होगा जो आजीवन विवाह नहीं करेगा। नहीं, महिलाएं भी प्रचारक हैं, यही बात ऐसी दिख रही है जो जेंडर को लेकर के, जहां हम खड़े हैं, जिस दौर में 2225 में हम खड़े हैं, अगर इस गणना को ले आप, जो आपका कैलेंडर रोमन कैलेंडर है उसमें 2025 में हम खड़े हैं, और ये सिरा से अगर राष्ट्रपति हो गया, भारतीय संविधान नहीं होता तो महिला राष्ट्रपति हो जाती, ये संभव नहीं था इस देश का। वहां तो हो गया भारतीय संविधान, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संविधान में ये अगला संघ प्रमुख कोई महिला हो पाएंगी या फिर जेंडर वाइज फ्री व्यक्ति हो पाएगा कोई भी, इसकी गुंजाइश दिखती है आपको दूर दूर तक? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा है कि पूरा एक संगठन है, राष्ट्रीय जो सेविका समिति है, वो महिलाओं को लेके ही काम करती है, महिलाओं के। और इसके अलावा भारतीय स्त्री शक्ति एक संगठन है जो महिला प्रोफेशनल्स, वीमेन प्रोफेशनल्स के काम करती है। इसके अलावा जितने संगठन है, मजदूर संघ हो गया, हमारे किसान संघ हो गया, विद्यार्थी परिषद हो गया, और भी जो लघु उद्योग भारती हो गया, सब में महिलाओं की बहुत ही उचित भागीदारी है, और वो सारे के सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। अब असल दिक्कत क्या आती है कि हम लोग लकीर के फकीर बन के पीटते हैं कि सांप आया, सांप आया। संघ के प्रतिवेदन पढ़ने चाहिए, जो उनकी जो हर साल रेजोल्यूशन पास होते हैं, उसमें देखना चाहिए कि क्या महिलाओं पे कितने रेजोल्यूशन पास हुए, पर्यावरण पे कितने रेजोल्यूशन पास हुए, क्लाइमेट चेंज पे कितने रेजोल्यूशन पास हुए। हमारी सारे चिंतन यही रहता है कि संघ और भाजपा का संबंध क्या है, क्या कहते हैं कभी संघ प्रमुख महिला बन पाएगी। सीपीएम की एक पार्टी है, संघ तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम की तो पहली बात 1925 से बना संघ भी, और 1925 में मैंने तो बता दिया 36 में राष्ट्रीय सेविका समिति बन गई। पहली बार जब प्रकाश कारत सीपीएम के सेक्रेटरी जनरल बने, तब वृंदा कारत जी पोलित ब्यूरो की मेंबर बनने पाई थी। हाँ, उसके बाद ना उससे पहले ना उसके बाद कोई मेंबर तक दिखाई नहीं पड़ती। पोलित ब्यूरो में सेक्रेटरी जनरल छोड़ दिए, तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। यानी कि आप उसकी तुलना भाजपा से अगर आपको करना है तो आप पूछे कि भाजपा की महिला कभी अध्यक्ष बनेगी? नहीं, मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता। दोनों अलग अलग तुलनाएं चाह रहा कि मेरा चेहरा आपसे बुरा है या आपका चेहरा मेरे से अच्छा है। मैं सिर्फ अपने चेहरे की बात कर रहा हूँ। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रतिनिधि हैं, बार बार अगर ले जाएंगे उनके घर पे आप, तो मैं उन्हीं के व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। दर्शकों को ज्यादा अच्छा है, दर्शक जानना चाहते हैं आपके हवाले से कि संघ ऐसा महसूस कर रहा है क्या, कोई कमी है दूसरे में? आप प्रतिबिंब में अगर अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं आईने में, तब हो सकता है आप अपने को क्षम कर लें। ये अगर ये तरीका है बचने का तो ठीक है, कोई नहीं, बचने वाली कोई बात नहीं है। देखिए तुलना की, देखिए हर चीज तुलनात्मक ही होती है कि भाई डेमोक्रेसी थी कि नहीं थी तो कैसी थी ना, ऐसी ही बात होती है। तो आज की तारीख में जो वातावरण है उसमें क्या महिला प्रतिनिधि होती हैं, नहीं होती हैं? अच्छा, इस संगठन में इतनी होती तो अगले में कितनी होती है? तो तुलना से ही होगा। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति 350 साल में राष्ट्रपति बन पाया, हमारा बन गया? वहां भी संविधान ही है, वहां पे अमेरिका बिना संविधान के तो चलता नहीं है, इंग्लैंड का बिना संविधान के तो चलता नहीं है। ऐसे ही होता है, वो आपको तुलनात्मक ही करना पड़ेगा कि 21वीं सदी में अलग अलग देश, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग संगठन कैसे चल रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ संघ का समानांतर संगठन बताइए दुनिया में। आप कह रहे हैं ना कि मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा संगठन है जो संघ जैसा हो और वहां महिला प्रतिनिधि भी होती हो, नहीं बता, कठिन हो जाता है ना। तो वो तुलना करना पड़ेगा।
मैं संघ बताया, शाखा के अलावा मुझे कहीं नहीं दिखता। और वो भी शाखा कहाँ दिखता है, अगर मान लीजिए मैं जिस इलाके में हूँ, वैशाली इलाके में हूँ, अगर यहाँ की आबादी 2 लाख है पूरे इलाके में, तो मुश्किल से मुझे 2000 लोग भी संघ की शाखा में जाते हुए नहीं दिखते। अगर 20 शाखाएं लगती हैं तो 100 लोग जाते हैं यहाँ इस ढंग से। तो इतना भर मुझे संघ दिखता है। क्या इतना ही तक सीमित है या और कुछ है, जरा बताइए आप दर्शकों को। जो जितनी जानकारी है मेरी, जब डॉक्टर साहब ने संगठन बनाया तो 1% लोग ऐसा संघ की शाखा पे पहुंचे, संघ से जुड़ाव हो, रोज शाखा पे पहुंच पाए। जो प्रोफेशनल कंपल्शन है, खास करके जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, जहां हम बैठे हैं महानगरों में, तो वहाँ तो और ज़्यादा प्रोफेशनल कंपल्शन होती है कि 1.5 घंटा ट्रैवल में लग जाता है। ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखा जाए। हाँ, संघ से जुड़ाव है कि नहीं, संघ के किसी अनुसांगिक संगठन से जुड़ाव है कि नहीं, संघ के बारे में आपको मैं बताऊँ, यही बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को समय के साथ अपडेट करते रहता है। एक प्रोफेसर आए अमेरिका से, मेरे इंडिया में प्रोफेसर थे, नीदरलैंड से। उन्होंने कहा मुझे एक ऐसे स्वयंसेवक से मिलना है जो ग्रामीण परिवेश का हो। तो हमने कहा दिल्ली में हम गाँव कहाँ ढूंढें, तो द्वारका के पास हम उन्हें लेके गए। एक प्रोफेसर हैं जो वहाँ पे टीचर है और संघ से जुड़े। तो हमने उनको ये बात बताई फ़ोन पे पहले। उनका आप आइए, मैं मिलाता हूँ। तो एग्जैक्टली गांव का तो नहीं, लेकिन आसपास का जो दिल्ली में आपने देखा बीच बीच में गांव होते हैं ना, कहीं कहीं, जैसे जेनू के सामने मुनीर का ऐसा। तो एक व्यक्ति से उन्हें मिलाया, वो उस समय जिला विद्यार्थी प्रमुख थे और IT सेक्टर में काम करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जुड़े, बलिया के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो मेरे को भी जानकारी, ज्वाइन RSS करके एक लिंक है, वेबसाइट। तो उनको थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल माइंडसेट में हो रहे थे IT सेक्टर में कोडिंग वोडिंग करते हुए। तो पहले उन्होंने एक और संगठन ज्वाइन किया, उनको मन नहीं लगा, तो उन्होंने ऐसे सर्च करते हुए ज्वाइन RSS के माध्यम से RSS ज्वाइन किया। 4-5 साल से वो उसमें काम कर रहे थे और एक जिले स्तर की जिम्मेदारी लेके काम कर रहे थे। यानी कि पहले तो क्या होता था, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना ऐसे। अब IT का चूंकि आज बहुत प्रचलन है पिछले 25-30 सालों से, तो ज्वाइन RSS से ही लाखों लोग अब बैठे हैं, बहुत सारे URL है, ज्वाइन कर लेते हैं। सब नहीं उसमें, तो उसके बाद आपको पता है वो डेटा जो है प्रांत वाइज और जिले वाइज लोगों को भेजा जाता है कि भाई इन्होंने इच्छा जताई है, संघ से जुड़े हैं ऑनलाइन, अब आप जाके इनको अप्रोच करो। इस प्रकार से मैं एक व्यक्ति से मिला, ऐसे सैकड़ों की संख्या में जो अब जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं। आपने जो बेसिक सवाल उठाया, तो प्रोफेशनल कंपल्शन के कारण रोज नहीं आते, तो ऐसे साप्ताहिक मिलन की शाखाएं शुरू हो गई हैं, कुटुंब प्रबोधन शुरू हो गया है। संघ के और बहुत सारे संगठन हैं जिसमें कि IT मिलन शुरू हो गया कि आप ऑनलाइन मिल लीजिए। बेसिकली आप एक वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं, कुछ विचार को फॉलो करते हैं, उस विचार से को पक्का करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और शाखा उसका सबसे प्रमुख तरीका है। इसके अलावा और भी संगठन बना दिए गए हैं, जैसे विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, मजदूर संघ, अलग अलग सेक्टर के लोग अलग अलग तरीके से जुड़े रहें। तो ऐसा करके एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनी हुई है और ये लक्ष्य था भी नहीं कि 100% के 100% लोग जुड़ जाएं। जो रेगुलर काम करने वाले लोग हैं वो शायद शहरी क्षेत्र में 4% और ग्रामीण क्षेत्र में 1%, अगर मुझे सही याद है, नंबर में फ़र्क हो सकता है। इतने लोगों तक हम आउटरीच कर ले जाएं तो कल समाज में कोई दिक्कत आती है तो वो लोग संगठित होकर बाकी लोगों को नेतृत्व दें, उनके साथ खड़े हो जाएं। कभी कोई, आपने देखा होगा, कभी कोई भूकंप आ जाता है, कभी रेलवे की दुर्घटना होती है, लोगों ने माना है कि हमसे पहले पहुंचने वाले संघ के वहाँ स्थानीय स्वयंसेवक होते हैं, तुरंत राहत पाने की। किसी 2 जिले के बीच में कहीं पे हो गया, जिला मुख्यालय नहीं है, लेकिन उस गांव के आसपास 5-10 गांव में 50, आप ही के हिसाब से नंबर में जाता हूँ तो 50 ही स्वयंसेवक हैं, लेकिन उन सब आपस में जुड़े हुए हैं। 50 लोग अगर राहत बचाव कार्य करने तुरंत पहुँच जाएँ, फिर पीछे से जो जिला प्रशासन आ जाए, फिर प्रदेश कुछ सक्रिय हो जाए, तो वो तो बड़ा योगदान हो जाता है ना। और ऐसा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोगों ने देखा है, चाहे उड़ीसा के चक्रवात हो, चाहे चरखी दादरी हो, और ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुँच के राहत बचाव काम करते हैं, फिर सामग्री पहुँचाते हैं, जो तुरंत राहत, पानी चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, ऐसा करते नजर आते हैं। तो वो एक लक्ष्य है जो अभी काफ़ी बड़े स्तर तक हम लोगों ने अचीव किया। और कौन सा लक्ष्य रह गया डॉक्टर साहब जिसको अचीव कर लेंगे अगले आने वाले दिनों में आप, या 100 साल का ये रास्ता पूरा नहीं हो पाया है, मतलब इतना जटिल रहा होगा जब शुरू हुआ संघ। 100 साल का सफर बड़ा लंबा होता है, फिर भी लग रहा है आपके पास बहुत सारे लक्ष्य नहीं भेद पाए हैं। वो कौन से लक्ष्य हैं जो आइडेंटिफाई किया है संघ ने लगभग हाल के दिनों में? वो भी उस पर, मतलब मैं तो बहुत छोटा सा स्वयंसेवक को, बहुत सारे भविष्य में, मैंने बताया अपने आप को इनोवेट करना और अपने को रीइन्वेंट करते रहना, इस प्रकार से संघ काम करता है। अभी उन्होंने एक 5 लक्ष्य लिए हैं जिसपे चर्चा हो रही है कि परिवार जो हमारी इकाई है, भारत की जो बहुत यूनिकनेस है वो परिवार है, उसके बारे में उस पर थोड़ा काम हो। आपने देखा होगा अपार्टमेंट्स में सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रह रहे हैं। हम आप जब बड़े हो रहे थे
जो दादा दादी भी थे उनकी कहानियाँ रामायण महाभारत की सुन के, या जैसी भी राजा रानी की कहानियाँ सुन के हम लोग बड़े होते थे, नानी के घर जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, तमाम चीज़ें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी होंगी, वो आज के बच्चे लैग कर रहे हैं। तो वो परिवार संस्था के ऊपर क्या कहते हैं, कुटुंब प्रबोधन का काम है कि कुटुंब के बारे में, परिवार के बारे में चर्चा हो। पर्यावरण उसमें एक बहुत बड़ा काम है। एक सिटीजन के रूप में, नागरिक के रूप में जो हमारे जो कर्तव्य बोध होता है, नागरिक कर्तव्य बोध, एक सिटीजन के रूप में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। हमने एक मॉडर्न स्टेट बना तो लिया है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन एक नागरिक के रूप में जो हमारे कर्तव्य है वो भारत में इतना, या कहीं भी आदमी इतना परेशान है, इतना सब कुछ है, उसे नहीं पता होता, उसके बारे में ऐसा काम किया जाए। तो ऐसे ऐसे लक्ष्य बना के संघ जो है आने वाले समय में काम करने वाला है। जो हमारी आपकी समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको उसमें पहचान समाधान ये काम आपका निरंतर है। हम आप जानते हैं उसमें उनका कुछ योगदान हो सकता है, इतना ही, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एजेंडा नहीं है। वही जो हमारा आपका जो उद्देश्य है, वही संघ और उनके लोगों का भी उद्देश्य वही होता है, कम ज्यादा। आप प्रोफेसर हैं, एक बात सवाल लोग दर्शक जरूर ढूंढ रहे होंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ बनी है या भारतीय जनता पार्टी संघ के लिए बनी है, ऐसा है क्या? नहीं, तो बहुत सिंपल है। देखिए 1925 में संघ की स्थापना हुई, 1948 में संघ पे प्रतिबंध लग गया गांधी जी की हत्या के आरोप में, और 20,000 से ज़्यादा लोग, कभी हम लोग इस पर मनन भी नहीं करते कि एक व्यक्ति की हत्या, उसे 20,000 लोगों के ऊपर कैसे आरोप लगा और उनको क्यों जेल में बंद कर दिया गया, एक पूरे संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिस व्यक्ति ने हत्या की उसका संघ से कोई लेना देना नहीं, 1933 में उसने संघ छोड़ दिया था। इस तरह तो मोहम्मद अली जिन्ना भी कहते कांग्रेस में एक समय शामिल रहे थे, तो क्या कांग्रेस को देश के विभाजन के लिए हम जिम्मेदार मानते? तो प्रतिबंध लगा तो ऐसा लगा कि अब देश आज़ाद हो गया, एक मॉडर्न स्टेट हम बना रहे हैं जहां पार्लियामेंट में लोग बैठ के चीज़ें तय करेंगे, तो वहां राजनीतिक दल के माध्यम से जाएंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देश के कद्दावर नेता थे, उनको भी एक बड़े संगठन की आवश्यकता थी, नेता बड़े थे, संगठन नहीं था। तो पूजनीय गुरु जी गोलवरकर से बात करके ऐसे कुछ लोग संघ के माध्यम से भेजे गए। और भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 को होती है, 21 अक्टूबर 1951 को। 1980 में भाजपा बनती है। तो जाहिर सी बात है कि संघ ने कुछ लगा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए लोग चाहिए, तो भेज दिए गए। वो लोग अपना काम करते रहते हैं, समय समय भेजते रहते हैं। और अगर कोई और संगठन भी मांगे, ये तो सरसंघ चालक जी ने, मोहन भागवत जी ने बोला कि और संगठन हमसे मांगते नहीं, मांगे तो उनको भी दे देंगे कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ तो कार्यकर्ता निर्माण होते रहता है। भाजपा मांगती है तो भाजपा में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसे विद्यार्थी परिषद से निकले हुए, संघ से निकले हुए या उसके और संगठन से निकले हुए। जैसा कि शुरू में ही कहा, आपके रग रग में है संघ, लेकिन फिर भी एक पत्रकार के नाते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, हो सकता संभव आखिरी सवाल हो। ऐसी कौन सी बड़ी कमी दिखती है, ड्रॉप दिखता है आपको भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संरचना में, जो अनिवार्य रूप से वहां शामिल किया जाना चाहिए? वहां अंधेरा दिख रहा है, ऐसा कौन सा, अगर आपसे पूछे सवाल तो? ये मुझे, हम लोग उसके लिए तो बहुत जूनियर हो जाते हैं समझ के नाते, कि क्योंकि हमने भी ठीक है जाना है, समझा है, लेकिन क्योंकि देखिए हम लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है और संघ का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें मतलब बहुत ज़मीन आसमान का बहुत बहुत फ़र्क है। हम लोग तो उसी का ही बहुत छोटा सा हिस्सा है और बहुत कुछ सीखना हमें ही बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो दरअसल अभी करने बाकी होंगे। क्या आरएसएस आपको डराता है आलोचना करने से? नहीं, समीक्षा करना चाहिए, और हम लोग जहाँ उचित होता है वहाँ पे बताते हैं। आलोचना और समीक्षा में फ़र्क होता है। सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करने चाहिए, क्योंकि मैंने फिर कहा हर चीज़ तुलनात्मक होती है। आप कोई संगठन ऐसा 100 साल पुराना हमें दिखता नहीं है जो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता रहा हो, जहाँ के हेड जो ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं हो, लेकिन अपनी सी मोरल अथॉरिटी से लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते रहता हो, डिस्ट्रिक्ट से लेके, जोन से लेके, प्रांत से लेके नेशनल लेवल तक पूरी दुनिया में उसके लोग हों। आज सरकार में उसके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। तो ये होता नहीं। अगर उसकी तुलना किसी और संगठन से हो कि भाई उस संगठन में 4 बातें अच्छी हैं, आपके जैसा ही संगठन है, वैसा कोई संगठन दिखता नहीं, वैसा कोई कन्फेडरेशन जैसा संगठन कि आपसे ब्रांच आउट होकर संगठन निकलता भी है और अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम भी करता है। विद्यार्थी परिषद या मजदूर संघ या किसान संघ या भाजपा या राष्ट्रीय सेविका समिति, ऐसे तो इस तरह बहुत सारी चीजें प्रकल्प से भरा पड़ा है आपका संघ। हाँ, भरा पड़ा है, मतलब कि बनाया गया है ना, और वो इंडिपेंडेंटली काम भी करते हैं और अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ फिर भी बचा होगा और बहुत काम करने को हमेशा बचा रहना चाहिए, तभी आगे के लिए इंस्पिरेशन मिलती है और आगे
काम करते रहते हैं, और जो नए लोग आते हैं वो नए एक्सपेरिमेंट करके नए तरीके से काम करते हैं, उसी पुराने काम को नए तरीके से किया जाता है, उसी पुरानी बात को नए तरीके से कहा जाता है। तो भारत को जो लक्ष्य है अंतिम की परम वैभव पर पहुंचाना है, भारत जो एक समय विश्व गुरु था वो विश्व गुरु बनाना है शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, और जिससे बाकी दुनिया, बाकी सिविलाइजेशन इंस्पिरेशन रहती थी, दुनिया का ईपी सेंटर बने भारत, इसके बारे में काम करना है। उसके लिए जो जो करना है वो संघ का स्वयंसेवक करेगा, और उसके लिए जो इंस्पायर करने का काम है वो संघ करेगा। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब। 100 साल की यात्रा है और आगे कोई भी संस्था अपनी प्रासंगिकता बचा कर रखी हुई है। 100 साल भी अब बढ़ाते जा रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और दर्शक आपके हवाले से, आपके जरिए बहुत सारी बातें जान पाए होंगे, फिर भी उनकी क्षुधा बाकी है। तो मैं चाहूंगा इस सिलसिले को मैं जारी रखूं, आपके कोई और साथी आने वाले दिनों में आए और इस श्रृंखला को, संघ को समझने की श्रृंखला में हमारी मदद करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत